वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दोस्तों, अगर मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य नहीं समझेगा तो फिर कैसा होगा समाज। क्या हम एक व्यक्ति को ऐसा कर सकते हैं कि वो पशुता की ओर चला जाए या उसका जीवन पशु तुल्य हो। अगर ऐसा समाज होगा तो सोचो कि लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अतीत को देखते हैं तो पूरी दुनिया भर में असमानता फैली हुई थी समाज में लोगों के बीच, और इसके एग्ज़ाम्पल बहुत जगह हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस असमानता के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हुआज शूद्रा। शूद्र कौन थे? ये भारत के संदर्भ में लिखा हुआ एक प्रमाणिक ग्रंथ मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से पूरी दुनिया भर में ऐसे बहुत से तथ्य उजागर किए हैं जहाँ पर असमानता के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे मनुष्य ने अपनी बौद्धिक प्रगति की और उसने समाज की जो प्राथमिक इकाई है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, जिसे आदमी कहते हैं, उसको महत्ता देना शुरू किया और अपने यहाँ से जो असमानता के बीज थे उसको समाप्त किया। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत इसमें कहीं पिछड़ता हुआ नज़र आया। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यह तथ्य हमारे सामने उतना ही प्रबल है जितना आज़ादी के समय पर था। हम अपने यहाँ पर आए दिन न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर और भी ऐसे कम्युनिकेशन जो साधन हैं, उनसे हम ये अक्सर सूचनाएं सुनते रहते हैं, ऐसी खबरें हम लोग सुनते रहते हैं कि आज वहाँ पर इस प्रकार का उत्पीड़न देखने को मिला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समानता और असमानता की, और आज का जो टॉपिक है वो समानता पर आधारित है। इसकी ज़रूरत क्या है, इस पर आप लोग विचार करेंगे कि क्या समाज में अगर मनुष्य बराबर नहीं होंगे तो क्या वो समाज आगे बढ़ सकता है, और अगर नहीं बढ़ सकता है और इस प्रकार की असमानताएं समाज में विद्यमान हैं तो उनको किस रूप में हम समाप्त कर सकते हैं, उसी पर आज का चर्चा है। संविधान निर्माताओं ने व्यक्तियों को समाज में रहने के लिए सुरक्षाएं प्रदान की हैं, जिसे हम मूल अधिकार के रूप में जानते हैं, और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत की गई है, जिसको आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक स्थापित किया गया है। और उसी में पहली जो सुरक्षा है, पहला जो मूल अधिकार है, वह समानता का अधिकार है, जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। और इसकी जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 में रखी गई है। अर्थात समानता का अधिकार की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17, 18 में स्थापित किया गया है। दोस्तों, भारत में इस प्रकार की असमानताएं कई रूपों में देखने को मिलती हैं, तो उनका प्रयोग भी जो होगा उसका एक खतरा हमेशा बना रहता है कि क्या जो लॉ मेकिंग का काम होगा और जब हम उसे समाज में स्थापित करेंगे, जो लॉ बनाया गया है उसको शासित करेंगे, तो क्या वो ईमानदारी से लागू होगा या नहीं। तो व्यक्तियों के संबंध में जो विधि की समता है और विधियों का जो संरक्षण है उसको कैसे लागू किया जाए, इसका संबंध आर्टिकल 14 से लिया गया है। वहीं लोक नियोजन के संबंध में अवसर की जो समता है वो आर्टिकल 15 में ली गई है। यहाँ पर सुधार है कि जो आर्टिकल 15 है उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं वह धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, जबकि आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता को स्थापित करता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 14 में इस प्रकार के आचरण को निषिद्ध करता है, इस प्रकार के व्यवहार को रोकता है, प्रोहिबिटेट करता है, जिससे अनटचेबिलिटी पैदा होती हो। अर्थात एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का संबंध जो है वो अनुच्छेद 17 से है। साथ ही साथ
आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट द एजुकेशनल टाइटल्स एंड द आर्मी टाइटल्स, इनको छोड़ करके सभी टाइटल्स जो उपाधियां हैं उनको एबोलिश किया गया है, समाप्त किया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय समाज में संविधान के माध्यम से एक समानता का भाव स्थापित करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, संविधान ने काफ़ी कुछ पाया है और आज ऐसे बहुत जगह एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर समानता का भाव उभर कर आया है। अभी इस क्षेत्र में बहुत कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार की समाचारों को सुनकर के दुख होता है जहां पर असमानता के आधार पर कहीं उत्पीड़न किया जाता है। दोस्तों, सभ्य मनुष्य एक दूसरे व्यक्ति को अपने बराबर समझता है और इसी से समाज का उत्थान होता है, क्योंकि कब कौन सा नगीना किस कोने में पड़ा हो समाज का, ये कौन जाने। दोस्तों, चलते हैं आगे। हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। जैसे ही अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का जो समान संरक्षण है वो आर्टिकल 14 में है। राज्य, द स्टेट, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, यहाँ पर दो बातें स्पष्ट की गई हैं। नंबर एक, विधि के समक्ष समता, और दूसरा, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता की बात की गई है, जो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी चर्चा इसी टॉपिक पर रहेगी। विधि के समक्ष क्षमता का जो विचार है वो ब्रिटेन से आया है और विधियों के जो समान संरक्षण की बात की जाती है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, जो विधियों के अगर हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता की, उसका जो संबंध है वह इस बात से है कि किसी व्यक्ति के जो पक्ष के संबंध में कुछ विशेष अधिकार हों, कोई प्रिविलेज दिया गया हो कुछ व्यक्तियों को या किसी विशेष व्यक्तियों को, तो विधि के समक्ष क्षमता में उसको हटा दिया जाएगा, उसको अनुपस्थिति की जाएगी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, तभी हम विधि के समक्ष क्षमता की बात करते हैं। और इसी के अंतर्गत दूसरी बात रखी गई है कि कोई भी ऐसी विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करेगी। दोस्तों, जो भी लॉज हैं, अगर कोई समान दंड है, कोई समान ऑफेंस किया गया है, अपराध किया गया है, तो उसके लिए समान दंड की व्यवस्था की गई है और न्यायालय उसे समानता के आधार पर ही दंडित करता है। विधि जो है उसके आधार पर दंडित करता है, ना कि व्यक्ति विशेष के आधार पर। आप लोग ऐसे एग्जाम्पल देखते भी रहते होंगे और कई बार कहते भी हैं कि कानून जो है उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, विधि के समक्ष क्षमता का संबंध स्पष्ट हुआ। दूसरी बात जो ली गई है वह है विधियों के समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। इसके अंतर्गत जो है बात रखी गई है कि जो विशेषाधिकार हैं, जो कोई व्यक्ति हैं और उनको अध्यारोपित जो दायित्व हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी, उन दोनों में समान परिस्थितियों में जो व्यवहार किया गया है वो समान किया गया है। साथ ही साथ समान विधियों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम भी बनाए गए हैं और बिना भेदभाव के एक व्यवहार जो है वो इक्वल होना चाहिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इन दोनों बातों का उद्देश्य है वह विधि, अवसर और न्याय की समानता से लिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के जो विधि के समक्ष क्षमता का विचार है उसका जो मतलब लिया गया है वह विधि के शासन के सिद्धांत से लिया गया है। अगर हमें विधि का शासन का सिद्धांत स्थापित करना है, द रूल ऑफ लॉ को बनाना है, तो हमें विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और इसके लिए किसी व्यक्ति की इच्छा कोई मायने नहीं रखती कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके लिए कोई अलग से दंड होगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। और इसी संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं, जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, उसके आधार पर संविधान जो है
वो एक स्रोत के रूप में उभरा है। लेकिन भारत के संदर्भ में व्यक्तिगत अधिकार जो हैं वो संविधान से प्राप्त हैं, जबकि दुनिया भर में व्यक्तिगत अधिकारों से संविधान बनाए गए हैं, लेकिन भारत में संविधान से व्यक्तिगत अधिकारों को स्थापित किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को स्थापित किया गया है। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्चा है, आप इसे बार बार देखेंगे ताकि ये याद रहे। आगे चलते हैं। आर्टिकल जो 15 है उसका संबंध जो है राज्य के नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया गया है, और इस प्रकार के विभेद किसी के विरुद्ध, विपरीत मामला या किसी के पक्ष में रहने से संबंध नहीं है। यहाँ पर दो शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला केवल, अगर हम यहाँ देखते हैं तो केवल वर्ड्स है, और दूसरा विभेद है। इन्हीं पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं विभेद से संबंधित, तो विभेद का मतलब यह है कि वह किसी के विरुद्ध जो है या किसी के पक्ष में न रहना, ये शब्द कहलाता है। और केवल का जो मतलब है वह शब्द का अभिप्राय या उसका अर्थ जो है वह है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अर्थात हम केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरे और प्रकार हो सकते हैं जिनसे विभेद हो सकता है, जबकि विभेद का संबंध जो है किसी के पक्ष में न रहना है। तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है, और इसमें 3 प्रकार के अपवादों को रखा गया है। अगर हम विभेद से बात करते हैं तो इसमें 3 बातें रखी गई हैं। जैसे राज्य जो हैं वो चाहें तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों ने देखी भी होंगी। महिलाओं को अलग अलग रूप में आरक्षण दिया गया है, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, यहाँ तक कि जो जनरल समाज में महिलाएं हैं उनको भी जो है आरक्षण की व्यवस्थाएं दी गई हैं। स्कूलों में या फिर जो कंपटीशन है उसमें महिलाओं को अलग से मेरिट उनकी स्थापित की जाती है, और इसी रूप में उनको कुछ फीस में भी छूट दी जाती है, वो चाहे सामान्य महिलाएं क्यों ना हो। इसी आधार पर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थाओं की बात की गई है। और आगे अगर इसमें देखेंगे तो सामाजिक रूप से और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, या उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित, या फिर अभी हाल ही में जो स्थापित हुआ है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसे हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य जो व्यक्ति हैं भारत के, उनके प्रति जो आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं वो सब इसी में शामिल की गई हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से विभेद जो है केवल की बात करता है, तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को छोड़ करके अलग में स्थापित किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं 93वें जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, जो 2005 में आया, तो उसमें 27% सीटें जो हैं ओबीसी या फिर उन गरीब लोगों के लिए जो आरक्षण था निजी संस्थाओं में, उनके प्रवेश से संबंधित एक आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई थी, और जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने 2008 में जो है एक नियम दिया कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत के आधार पर ही 27% की आरक्षण की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। उसमें आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल किए गए थे। तो क्रीमी लेयर पर हम अलग से चर्चा करेंगे क्या है, तो आप लोग इसे और डिटेल से तैयार करें कि आर्टिकल 15 जो है वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं तैयार करता है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 16 पर, जिसका संबंध है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता। तो दोस्तों, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर जब कोई नौकरी निकलती है या कोई भी पद सरकार का जो भी भरा जाता है, उससे संबंधित सभी वर्गों के लिए अवसर की समता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं जिसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्थाएं दी गई हैं, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। इसमें मंडल आयोग और उस टाइप की भी चर्चाएं देखने को मिलती हैं। तो मंडल आयोग पर अगर हम शॉर्ट एक चर्चा करें तो उसका संबंध मोरारजी देसाई के समय पर या पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी अनुशंसाएं की गई, और दोबारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने की थी, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो बिहार के मंत्री भी रहे हैं बीपी मंडल, और इसीलिए
को हम जो है मंडल कमीशन के रूप में भी जानते हैं, जिसका संबंध आर्टिकल 340 के तहत रखा गया है, जो पिछड़े वर्गों की शैक्षिक और सामाजिक स्थितियों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। और इसने जो अपनी संस्तुति दी थी वो 1980 में दी थी और लगभग 4000 के आसपास की जातियों की पहचान की थी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई पाई गई इस मंडल कमीशन के अंतर्गत। और अगर हम उसमें जातियों के प्रतिशत की बात करते हैं तो मंडल कमीशन के अंतर्गत जितनी जातियां शामिल की गई थी उसमें लगभग 52% जातियां जो हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई पाई गई और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई पाई गई वो लगभग 52% थी। उन्हीं को आज हम ओबीसी के रूप में, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जानते हैं, जिन्हें मंडल कमीशन की अनुशंसा के अंतर्गत 27% के आरक्षण की सिफारिश की गई थी, जिसे लगभग वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में इनको मान लिया गया। इसकी घोषणाओं जो 27% के आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई थी ओबीसी के लिए मंडल कमीशन में, उसको वीपी सिंह सरकार ने मान लिया। बाद में नरसिंह राव ने इसमें कुछ परिवर्तन किए थे। एक 27% का जो आरक्षण था वो गरीब लोगों को प्रमुखता के आधार पर रखा जाए, अर्थात जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत था उसके बारे में चर्चा की गई थी। साथ ही साथ 10% के आरक्षण की बात जो मोदी सरकार ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रूप में स्थापित की है, उसको भी पीवी नरसिम्हा राव, वो जबकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, जो एक दूसरे के ध्रुव विरोधी दिखते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ईडब्ल्यूएस को स्थापित करने की कोशिश की थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर जो है मना कर दिया था कि 10% का जो आरक्षण है उसको, उसकी जो वैधता है वो हटा दी गई, क्योंकि संविधान में उस समय पर ऐसा लगता था कि जो व्यवस्थाएं आरक्षण की वो शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर रखी गई हैं, ना कि आर्थिक आधार पर। लेकिन अब पुनः इसे आर्थिक आधार पर मान लिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार की और भी हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 17 पर। तो आर्टिकल जो 17 है उसके अंतर्गत एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, अस्पृश्यता की बात की गई है। अस्पृश्यता का जो शब्द का अर्थ है, अनटचेबिलिटी का जो अर्थ है, वो संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन बाद में जो मैसूर का हाई कोर्ट था उसने आर्टिकल 17 के मामले में एक कुछ व्याख्या दी और इसमें उससे संबंधित बात की थी कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। तो आप उसे अपने आप से पढ़ेंगे, कुछ विवादित चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत का जो संबंध है वो इस आधार पर हम अपराध मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पूजा के स्थल हैं वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। परंपरागत या कोई भी धार्मिक रूप से या दार्शनिक रूप से जो है अस्पृश्यता को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। दुकान, होटल या कोई भी ऐसी जो सार्वजनिक जगह हैं जहाँ पर आना जाना रहता है वहाँ पर जाने से मनाही नहीं कर सकता है। अस्पताल हो गए, शैक्षणिक संस्थान हो गए, होटल्स हो गए, इस प्रकार के ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम आना जाना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हैं अस्पृश्यताओं को अंतर्गत रखी गई हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये जो राइट्स है, यह अधिकार निजी व्यक्तियों और राज्य के संवैधानिक के दायरे में दोनों के लिए आएगा, और चाहे इसमें राज्य हो या कोई निजी व्यक्ति हो, दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। अगर इस आधार का कोई हनन करता है तो वो इसके अंतर्गत अपराध घोषित किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 आया था, जिसको संशोधित करके 1976 में एक नया नाम दिया गया था, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, और उसके अंतर्गत व्यवस्थाएं दी गई। बाद में इसी को संशोधित करके 1989 में SC/ST एक्ट आया, जिसके अंतर्गत और बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसे बाद में पुनः 2018 में जो है मोदी सरकार ने इसे संशोधित किया है। आप उसे भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। आर्टिकल जो 18 है
उसका संबंध है उपाधियों के अंत से। लेकिन ऐसी उपाधियां जो सेना के द्वारा दी जाती हैं, जैसे मेजर, कर्नल, इस टाइप से, और जो शैक्षणिक उपाधि हैं, जैसे डॉक्टर लगाते हैं हम लोग पीएचडी करने के बाद, या फिर डॉक्टर होते हैं, या लॉयर, वकील होते हैं, इस प्रकार की उपाधि आ जाए, उनको छोड़ करके, या सरकार द्वारा जैसे भारत रत्न है और पद्म श्री है, पद्म विभूषण, इस प्रकार के जो टाइटल्स हैं जो भारत सरकार देती है, उनको छोड़ दें। तो बाकी सभी उपाधियों का, जैसे पुराने समय में राजा, महाराज, अधिराज, धीराज, इस टाइप के बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे, तो उस प्रकार की उपाधियां हैं, उन सब को जो है मनाही की गई है उपाधियों के अंत के साथ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अब कोई माँ के पेट से जो है राजा महाराजा पैदा नहीं होता है, बल्कि राजा महाराजा पैदा होने के लिए उसे खुद अपने गुणों पर आधारित एक जो योग्यता होती है उसको दिखाना होता है, और उसी के आधार पर वह भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जा सकता है। तो दोस्तों, औपनिवेशिक राज्य के समय जो दिए जाने वाले वंशानुगत पद थे, वो सब जो है इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 18 है प्रतिबंधित कर दिए गए, और उसके बाद सभी लोग समानता के अंतर्गत आए। तो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे, कई बार क्वेश्चन, और लगभग हर बार क्वेश्चन मूल अधिकारों से आते हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग इन आर्टिकलों को अच्छे से याद करें। और आजकल जो पेपर का स्तर है वह बहुत ऊपर जा रहा है, इसलिए हर शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करें, और बार बार प्रैक्टिस करना ना भूलें। हो सके तो लिख कर भी देखें, प्रतिदिन 2 से 4 पन्ने जो आपके पेज हैं बुक्स के, नोटबुक्स के, जो आपकी रफ कॉपी है वो ज़रूर भरनी चाहिए, ताकि आपकी तैयारी को एक रिफाइनमेंट मिले। और जो कंप्लीटनेस है वो इसी से आती है, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, आप भले ही कितना पढ़ते हों। तो मेरी आपके साथ में हमेशा से मंगल कामनाएं रहती हैं। मैं पुनः एक नई रोचक क्लास के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।